एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वाला चैप्टर, उसका रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट से। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। देखो, ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल मैनर में होती है। एक बार अगर हो गई तो वापस से घट नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीज इन साइज है, और नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज होते हैं इन ऑर्गन्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं इसमें इंक्रीज होते हैं। और ग्रोथ में सबसे ज़्यादा होता है वो एनाबॉलिज्म होता है एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिज्म। क्या होता है अपना एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये अपनी कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। और जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल साइज चेंज नॉट ग्रोथ। ठीक है, गार्ड सेल का साइज चेंज होता है, इसको अपन ग्रोथ नहीं कहते। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं, इट इज मेजरेबल। ठीक है, ओपन ओपन अपन को किस में दिखती है, ओपन ग्रोथ दिखती है अपन को। ओपन का मतलब होता है न्यू सेल एडिटेड एड एड ऑलवेज। ठीक है, ओपन का मतलब होता है नए सेल्स ऑलवेज जुड़ सकती हैं। और ये अपने को किस में दिखाई देती है, प्लांट में दिखाई देती है। ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेंट भी होती है और डिटर्मिनेंट भी होती है। इनडिटर्मिनेंट किस में होगी, अपनी प्लांट में होगी। क्यों होती है इनडिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें प्लांट अपनी कंप्लीट थ्रू आउट दी लाइफ ग्रो करता रहता है। पर डिटर्मिनेट होती है किसमें, अपनी एनिमल्स में और कुछ प्लांट के ऑर्गन्स में। ठीक है, कुछ प्लांट के ऑर्गन कुछ समय के लिए ग्रोथ करते हैं, फिर नहीं करते। पर अपनी जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए उसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इनडिटर्मिनेंट होती है। अपन बात करते हैं अपना अगला पॉइंट। जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज होती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ ही एरिया में ग्रोथ होती है। कहाँ ज़्यादातर कहाँ होती है, जरा अपने मेरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं ना, उस जगह अपनी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्लांट की कैसी होती है, डिटर्मिनेट और ओपन टाइप की ग्रोथ होती है। ठीक है, अपन अपन अब कैसे मेजर करेंगे ग्रोथ को, तो ग्रोथ को मेजर करने का जो मशीन आती है उसको अपन बोलते हैं एक्जेनोमीटर। ठीक है, ऑक्जेनोमीटर। और इसको अपन कैसे नाप सकते हैं, किसी भी लीव्स का फ्रेश वेट या फिर उसको जलाने के बाद जो उसका ड्राई वेट बचता है उससे नाप सकते हैं। या फिर अपन देखते हैं कि लीव्स का सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे अपन नाप सकते हैं ग्रोथ। या फिर अपन उसकी फ्रूट से भी ग्रोथ नाप सकते हैं किसी भी प्लांट की। ठीक है, अब जो है फेजेस ऑफ ग्रोथ आते हैं। देखो, फेजेस ऑफ ग्रोथ सबसे पहले अपना आता है मेरिस्मेटिक, फिर आएगा अपना इलोंगेशन, फिर आएगा अपना मैचुरेशन। ठीक है, 3 फेज होते हैं, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। ठीक है, अपन बात करें मेरिस्मेटिक में किस टाइप के सेल्स होते हैं, तो जो जो सेल्स होते हैं उनका साइज कैसा होता है, मेरिस्मेटिक में स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल साइज के सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। और जो इनका न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, कॉन्टिग्युअस होता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिग्युअस होता है। और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। न्यूक्लियस इनका कॉन्टिग्युअस होता है और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के सेल होते हैं। और मेरिस्मेटिक सेल के पास जो सेल वॉल है वो अभी प्राइमरी है, और वैक्यूल तो होता ही नहीं है। ठीक है, वैक्यूल होता नहीं है, और जो सेल वॉल है इसके पास प्राइमरी है। अब अपन बात करते हैं दूसरे फेज की, इलोंगेशन फेज की। तो इसमें क्या होता है, सेल साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, थोड़ा सा वैक्यूल वो भी डेवलप होना चालू हो जाएगा, वैक्यूल भी इंक्रीज करेगा साइज में। और अपना सेल वॉल में डिपोजिशन होना चालू हो जाएंगी अलग अलग सब्सटेंस की, जैसे कि आपने पढ़ी होंगी कि अपनी एल्गी वगैरह में पेक्टिन्स की, मेनन्स की, गैलेक्टन्स की होती है डिपोजिशन। और भी काफ़ी सारी चीज़ों की होती है, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज। तो ये सब अपना क्या होता है, इलोंगेशन में डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। मैचुरेशन में क्या होता है, अपना जो सेल होता है वो मैक्सिमम ग्रोथ कर चुका होता है। ठीक है, और जो उसके बाद सेल वॉल आ जाती है वो अपनी कौन सी आ जाती है, अब सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, और पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है। ठीक है, क्या हो चुका होता है, पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है। यानी कि जो अपना प्राइमरी वाला जो पार्ट था वो अब किस में बदल चुका होता है, सेकेंडरी मेरिस अब अपना सेकेंडरी में बदल चुका होता है। अब अपन देखते हैं ग्रोथ रेट। तो देखो, ग्रोथ रेट अपनी 2 टाइप की होती है, एरिस्टमेटिक और जियोमेट्रिक। एरिस्टमेटिक में क्या होता है, जैसे कि आप देखो, जैसे कि मान लो ये अपना एक सेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल जो है ना, एक तो उसका रोल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक आगे डिवाइड नहीं करेगा और एक डिवाइड करेगा। अब इसमें से देखो, ये एक डिवाइड नहीं करेगा,
जे डिवाइड करेगा, ऐसी जे एक डिवाइड नहीं करेगा, जे डिवाइड करेगा, यानी कि जो इसमें जो ग्रोथ हो रही है ना वो लीनियर हो रही है। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो लीनियर में हो रही है, एक एक को डिवाइड करना और एक को नहीं डिवाइड करना, तो इसको अपन बोलेंगे एरिथमेटिक ग्रोथ। और अपन बात करें जियोमेट्रिक में तो दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। जैसे मान लो ये अपना एक सेल है। ठीक है, ये अपना एक सेल है, ये डिवाइड कर रहा है दो में, फिर इसके बाद ये फिर से डिवाइड कर रहा है दो में, तो आप देख सकते हैं जो बढ़ता चला जा रहा है, इसका नेटवर्क जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, जो इसकी इसकी जो इक्वेशन आती है, देखो अर्थमेटिक ग्रोथ की जो इक्वेशन आती है वो आती है एल टी इज इक्वल्स, एल टी यानी कि किसी भी टाइम टी पर अपने को दे रखे हो सेल्स इज इक्वल्स टू एल नॉट, जब टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, प्लस आर टी। ठीक है, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। आर क्या होता है इधर, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। और अपन बात करें जो जियोमेट्रिक की आती है, डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। ठीक है, ई की पावर आर टी, आर टी, आर को अपन क्या बोलते हैं इधर, एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, और वो है एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक है, अपना जो अर्थमेटिक का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट, और अपना जियोमेट्रिक ग्रोथ का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, सिग्मोइड कर्व जैसा। आप ध्यान करो, आपने कहाँ पढ़ा था सिग्मोइड कर्व। एक तो आपको ध्यान हो तो आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रेस्पिरेशन वाले में पढ़ा था, जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनता है तो उसका भी शेप कैसा होता है, अपना सिग्मोइड होता है। और आपने एक और जगह पढ़ा होगा, आपने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, ट्वेल्थ में बात करें तो उसमें भी आपने सिग्मोइड कर्व ग्राफ पढ़ा होगा, तो ये भी अपनी कैसी है, सिग्मोइड शेप है। ठीक है, इसके कितने होते हैं, इसके जो है तीन पार्ट होते हैं। पहला अपना क्या सा कौन सा होता है, लेग, दूसरा होता है लॉग, और तीसरा होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए। ठीक है, और कोई पूछे कि आपसे मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रोथ किस में दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है अपनी लॉग फेज में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के मैक्सिमम मैक्सिमम किस में दिखाई देती है, तो वो अपने दिखाई देती है लॉग फेज में। ये जो आपका है ना प्रीवियस ईयर है नीट 2020 का, ये आपका पूछा हुआ है कि मैक्सिमम ग्रोथ कौन से उसमें दिखाई देती है, तो अपने दिखाई देती है वो लॉग फेज में। ठीक है, लेग सबसे नीचे वाला, फिर बीच में आएगा लॉग, जो कि अपन इसको एक्सपोनेंशियली बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाले को बोलेंगे स्टेशनरी, क्योंकि इसमें ऐसा हो गया एकदम स्ट्रेट लाइन। अब देखो क्वालिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ करेंगे अपन, तो देखो अब क्या है, अब आप देखना, अब आप देखना, ये मान लो ये अपनी क्या है, एक लीफ है। ठीक है, ये अपनी क्या है, एक लीफ है। इसके बाद मैंने, ये लीफ जो है अब बड़ी हो चुकी है, तो अब कुछ ऐसी हो गई है। ठीक है, आपको दिख रही है ना, ये अपनी क्या है, एक लीफ है। इसका जो एरिया दे रखा है वो अपना दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, इसका दे रखा है वो 10 का दे रखा है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बताओ कि अपनी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो वो होगी अपनी, जो अपनी बड़ी 10 में से 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, 10 में से 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इसी में आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी, कि आप बताओ इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट आप कैसे निकालोगे, जी अपनी 10 थी, जी अपनी 5 थी, तो रिलेटिव कैसे निकालते हैं अपन, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो जी अपना कितना होगा, 5, 5/5 वन हो गया जी, तो जी अपना कितना आ गया, 100% आ गया। ठीक है, तो अपनी जो है, अब देख लो जी अपनी दूसरी पत्ती है। ठीक है, इस वाली पत्ती का जो एरिया दे रखा है वो 50 दे रखा है आपको, इस वाली का दे रखा है 55 दे रखा है। ठीक है, इस वाली का कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो आप अगर इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने जाओगे तो इसमें भी 5 आएगी, पर रिलेटिव ग्रोथ रेट आप निकालने जाओगे 50 माइनस 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो जो आपकी आएगी 10%। तो आप देख सकते हो कि रिलेटिव ग्रोथ इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, और आपकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो सेम होती है दोनों में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी 50 है, इसमें 55 है, और इसमें अपनी 5 है, इसमें अपनी 5 है और 10 है। ठीक है, तो ये आपका सवाल दे रखा था एनसीईआरटी में, तो मैंने आपको इससे समझा दिया कि अपनी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं और रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो देखो कंडीशन ऑफ ग्रोथ
कंडीशन ऑफ ग्रोथ जो है वो दो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कंडीशन। एक तो इसकी एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन, और एक अपनी इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक यानी कि अंदर की कंडीशन। देखो एक्सट्रेंसिक में अपनी आएगी पानी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। ठीक है, पानी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, पानी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पानी अपना किस किस काम में आता है? एक तो अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी में काम में आता है। ठीक है, एक अपना आता है प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस में, और आता है अपना सेल इलोंगेशन में। किस किस में आता है? अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, सेल इलोंगेशन में, और टेम्परेचर, और सेल इलोंगेशन में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, और अपना प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस में। ठीक है, सेल इलोंगेशन में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, और अपना प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस में। अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखो जो अपना टेम्परेचर है, ठीक है, आप देखना जो अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी चाहिए रहता है अपने को ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसलिए सही रहता है ताकि इसमें एंजाइम ढंग से काम कर सके। आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, अगर किसी भी एंजाइम को अच्छे से काम करवाना है तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिएगा और ऑप्टिमम पीएच चाहिएगा। तो देखो टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करती है। और अपन बात करें ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे कैसे? एनारोबिक, जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है, तो उससे क्या होती है? अपनी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ इस पे ऐसे डिपेंड करती है। और न्यूट्रिशन पे कैसे डिपेंड करेगी? बिना न्यूट्रिशन के तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओ, क्योंकि अपने को ग्रोथ करने के लिए खाना पीना चाहिएगा। तो उसमें क्या है, वो अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होती है? अपनी ग्रोथ में मदद मिलती है। ये अपने क्या हो गए? अपने एक्सटर्नल फैक्टर। अपन बात करेंगे एक्सटर्नल बोल लो या इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक बोल लो, बात एक ही है। और इंट्रेंसिक और इंटरनल बोल लो, बात एक ही है। इंटरनल में अपने आएंगे एक तो जो अपने जीन द्वारा रेगुलेट होते हैं। ठीक है, दूसरे अपने आते हैं पीजीआर। पीजीआर की मैं आपको अगली वाली वीडियो में बात करूंगा, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीजीआर का आपका पूरा एक ही वीडियो में आपके सारे पीजीआर जो आपके 4-5 टाइप के हैं उनको सब करा दूंगा। अब अपन देखते हैं आगे। तो देखो अब अपने आते क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, री डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो आप देखो, अपना अगर प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है, उससे अपना परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट सेल बनना है, तो उसमें क्या हो रही है? अपनी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? प्राइमरी परमानेंट सेल से वापस से सेकेंडरी मेरिस्टम बनाना है। ठीक है, तो उसमें अपना आएगा डी डिफ्रेंशिएशन। आप देख सकते हो इसमें अपना क्या आ रहा है? डी डिफ्रेंशिएशन। जब मैंने प्राइमरी परमानेंट सेल से सेकेंडरी मेरिस्टम बनाया तो अपना आ रहा है डी डिफ्रेंशिएशन। अब अब री डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो अपना सेकेंडरी मेरिस्टम से अपना सेकेंडरी परमानेंट सेल बन जाए, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन। फिर से समझेंगे एक बार। प्राइमरी मेरिस्टम जब परमानेंट सेल में बदलता है तो उसको अपन बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब परमानेंट सेल जब सेकेंडरी मेरिस्टम में बदलेगा तो उसको बोलेंगे अपन डी डिफ्रेंशिएशन। अब जब मेरिस्टम सेकेंडरी परमानेंट सेल में बदलेगा तो उसको बोलेंगे अपन री डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर रखना, प्राइमरी मेरिस्टम टू प्राइमरी परमानेंट। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम टू प्राइमरी परमानेंट डिफ्रेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट टू सेकेंडरी मेरिस्टम डी डिफ्रेंशिएशन, और सेकेंडरी मेरिस्टम टू सेकेंडरी परमानेंट सेल तो उसको अपन बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। इसके जितने भी एग्जाम्पल है मैंने आपको एनाटॉमी में कराए थे, तो आप उसको जरा देख लेना। ये आपका, ये जो टॉपिक है आपका डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, वो आपका एनाटॉमी वाले चैप्टर से लिंक करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन, इसको अपन बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है अपनी, सेल डिवीजन आएगी, सेल एलोंगेशन आएगी, सेल मैच्योरेशन आएगी, सीनीसेंस आएगी। जितनी भी अपनी क्या नाम है, इनिशियल ग्रोथ से अपना सीनीसन डेट तक, वो अपना क्या होता है? डेवलपमेंट कराया जाता है। ठीक है, उसमें अपना ग्रोथ भी आता है और मैच्योरेशन, दोनों चीज़ आती है। ठीक है, ये अपना मान लो सेल है, इसमें क्या हो रहा है? इलोंगेशन, इलोंगेशन होकर बड़ा हो गया सेल। अब इसमें क्या होगा? मैच्योरेशन, तो जो हो गया मैच्योर, एकदम मैच्योर सेल। अब क्या होगा? मैच्योरेशन के बाद, मैच्योर सेल बनने के बाद सीधे सीनेसेंस में, सीनेसेंस से डेड में। और मान लो अगर मैच्योर सेल को फिर से डी डिफ्रेंशिएशन करा जाए तो वो अपना किस में बदल जाएगा? इनिशियल छोटे सेल में बदल जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपनी, जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका प्लास्टिसिटी। देखो प्लास्टिसिटी कुछ नहीं है, प्लास्टिसिटी जो है अपना एनवायरनमेंट, जो अपना एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट वगैरह में, तो उस चेंजेस के कारण अपना जो है एक एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एक रिस्पॉन्स होता है ग्रोथ का, उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी
पे भी आपके 2 बार सवाल आ चुका है। एक तो आपको 2021 में आया था, ठीक है। आपसे ये पूछा गया था कि अपना जो एनवायरनमेंट को जो रिस्पॉन्स होता है ग्रोथ के लिए, वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल और फेस ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। और ये अपनी किस में होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है अपने को, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली भी अपने पास 2 टाइप की होती है, ठीक है, 2 टाइप की होती हैं। पहली अपनी डेवलपमेंटल, दूसरी अपनी इन्वायरमेंटल। पहली अपनी डेवलपमेंटल, दूसरी अपनी इन्वायरमेंटल। पहली अपनी डेवलपमेंटल, दूसरी अपनी इन्वायरमेंटल। अब देखो, डेवलपमेंटल अपनी होती है 3 में, कॉटन, कोरिएंडर और लार्क। ठीक है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्क। ठीक है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्क। अब देखो, जो आपकी इनिशियल जुवेनाइल फेज में, यानी कि छोटी फेज में, जो अपनी कॉटन, कोरिएंडर और लास्पर की जो है लीव है, वो कुछ ऐसी होती है। और अपन अडल्ट में बात करें तो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अडल्ट में अपन बात करें तो आप देख सकते हैं उसकी लीव ऐसी होती है। जब आप बाजार से खरीद के लाते हो धनिया, तो वो अडल्ट फेज में होता है, तो उसकी लीव से कुछ ऐसी होती है। ठीक है, और अपन बात करें अब बटर कप की। बटर कप क्या होता है, बटर कप जो होता है वो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली में आता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल किस में आता है, अपना हेट्रोफिली में आता है। तो उसमें क्या होती है, उसमें एक्वेटिक वाले में अलग होगी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल वाले में अलग होगी, टेरेस्ट्रियल में, और एक्वेटिक में अलग होगी, टेरेस्ट्रियल में अलग होगी और एक्वेटिक में अलग होगी। और ये कोरिएंडर, ठीक है, कॉटन और लास्पर्क, ये तीनों जुवेनाइल फेज में अलग शेप दिखाएंगी और अडल्ट फेज में अलग शेप दिखाएंगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अपना, जो अपना डेवलपमेंटल में आती है अपनी 3, कॉटन, कोरिएंडर, लास्पर्क, और अपनी एनवायरमेंटल में आती है अपनी बटर कप। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछ ले तो रेनिकुलस बोलते हैं। ठीक है, इस पे भी आपका सवाल हो चुका है कि आपके बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो अपने प्लास्टिसिटी में आते हैं। ठीक है, तो आपका एक एग्जाम्पल गलत दे रखा था, तो यही आपका नीट 2022 में सवाल आ चुका है। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब भी प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेस चेंज ऑफ लाइफ फॉर्म, उसको अपन बोल देते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, फोटो पीरियोडिज्म, बर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी। फोटो पीरियोडिज्म, बर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी, मैं इसको अभी इसीलिए करा दे रहा हूँ ताकि जो इसका जो अगला पार्ट आए उसमें आपका खाली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही रह जाएं। उनके बारे में अपन डिटेल में, जितने ही आपकी एनसीईआरटी की लाइन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का, इससे कम से कम 3 सवाल तो आपके फिक्स रहते हैं नीट के पेपर में, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। ठीक है, ये जो पार्ट था वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट था, पर आपको फिर भी पढ़ना है क्योंकि इसमें आपके 5-6 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, 2-3 सवाल तो आपके प्लास्टिसिटी से ही आए हैं। ठीक है, एक सवाल आपका 21 में आया था, एक सवाल 22 में आ गया। ठीक है, और आपका ज्योमेट्रिकल मैंने बताया था, लॉन्गेस्ट सबसे मैक्सिमम ग्रोथ रेट किस में होती है, वो अपनी लॉग में होती है, तो वो आपका नीट 2020 में आया था। ठीक है, तो आपके आ चुके हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ें। अब अपन बात करते हैं सीधे फोटो पीरियोडिज्म की। तो देखो, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है जब भी अपनी लाइट लाइट पड़ती है किस पे, लीव्स पे। ठीक है, इसकी जो साइड्स होती है, क्या होती है इसकी साइड होती है, वो होती है लीफ। तो फोटो पीरियोडिज्म अपना किसके किसके थ्रू रिस्पॉन्स होता है, वो अपना होता है सनलाइट के वाला। और अपन बात करें बर्नलाइजेशन किसके लिए रिस्पॉन्स होता है, वो अपना होता है लाइट के लिए, सॉरी लाइट के लिए नहीं, टेम्परेचर के लिए। किसके लिए होता है वो, अपना टेम्परेचर के लिए। और ये अपना किसके लिए होता है, लाइट के लिए, फोटो पीरियोडिज्म। अब इसमें जो आते हैं अपने 3, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म में अपने आते हैं, फोटो पीरियोडिज्म में अपने आते हैं 3 तरीके के प्लांट। एक तो आएगा अपना डे न्यूट्रल, दूसरा आएगा अपना लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा आएगा अपना शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, डे न्यूट्रल, जिसको डे लेंथ से कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, जिसको डे लेंथ से कोई फर्क ही ना पड़े, और आप टेंशन ना लें, इसके जो एग्जाम्पल आपके पूछे नहीं आते, तो आप इनके ज़्यादा एग्जाम्पल याद भी ना करें। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखे हैं, तो आप इनके एग्जाम्पल याद ना करें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोटो पीरियोडिज्म होती है वो कहाँ होती है, अपनी लीव्स में होती है। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, शायद नीट नीट 2020 का ही सवाल है, तो आप थोड़ा ध्यान दें इस पर। ठीक है, तो जो अपना
देखो, डे न्यूट्रल प्लांट किसको बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट उसको बोलते हैं जो अपना डू नॉट डिपेंड ऑन डे लेंथ, ठीक है, ना तो वो रात देखे ना तो वो दिन देखे, वो अपना फ्लावरिंग करता रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे डे न्यूट्रल। अब अपन देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट। देखो, शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, जो अपनी क्रिटिकल डे लेंथ है ना, उससे अगर नीचे में अपना फ्लावर आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। और अपन बात करें लॉन्ग डे प्लांट की, क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर में फ्लावर आए तो उसको अपन बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। क्रिटिकल डे लेंथ की नीचे में जो फ्लावर आया उसको बोलेंगे अपन शॉर्ट डे प्लांट। देखो, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे से इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लंबा दिन चाहिए उसको छोटा दिन चाहिए। अब बात को समझो, इसमें अपने को डे लेंथ देखनी है, ठीक है, ना ना कि अपने को ये देखना है कि अपना शॉर्ट डे लॉन्ग डे के हिसाब से देखना, दिन में करेगा कि ये रात में करेगा, इसके हिसाब से नहीं देखना है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो जो भी इसके सवाल आएंगे वो डे लेंथ के हिसाब से आएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं, जो अपना देखो, जब अपन जाते हैं समर टू विंटर, ठीक है, आप बात समझना, जब अपन जाएंगे समर टू विंटर तो अपनी क्या होती है, धीरे धीरे करके डे लेंथ घटना चालू हो जाती है, ठीक है, डे लेंथ घटना चालू हो जाती है। अगर आपको पता हो, शायद थोड़ा बहुत आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, तो जो आपका सबसे बड़ा डे होता है शायद वो दिसंबर में आता है, और आपका सबसे छोटा दिन शायद जून में आता है। फिर जून से क्या होता है, अपना डे लेंथ घटना चालू हो जाती है, ठीक है, डे लेंथ घटना चालू हो जाती है। तो इधर मान लो समर में हो रहा है जून, ठीक है, इधर हो रहा है दिसंबर, ठीक है, समझना इस बात को। इधर हो रहा है क्या, दिसंबर, इधर हो रही जून। एस एस यानी कि समर है, डब्ल्यू यानी कि विंटर है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, अपना डे लेंथ धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। पहले मान लो डे था करीब 8 घंटे का, ठीक है, फिर 9 का हुआ, फिर 10 का हुआ, फिर 11 का हुआ, फिर 12 का हुआ, फिर 13 का हुआ, फिर 14 का हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इस समय जो अपने प्लांट ग्रोथ करते हैं वो अपने करते हैं शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है उनकी डे लेंथ छोटी है, ठीक है, उनकी क्या है, डे लेंथ छोटी है। अगर मान लो उनकी जो अपनी क्रिटिकल डे लेंथ है शॉर्ट डे प्लांट की, मान लो 11 है, मैंने मान ली 11 है, तो जो है ना, ये वाले जो प्लांट है वो इससे पहले ही फ्लावरिंग कर देंगे, ठीक है। जब कोई सा दिन मान लो इसका डे लेंथ पड़ रही 10वें दिन, तो 10 घंटे की पड़ रही है, तो उसी दिन ये क्या कर देंगे, अपनी फ्लावरिंग दे देंगे। अब अपन बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की, तो जो अपने विंटर टू समर जो ग्रो करते हैं वो अपने होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। वो क्या होते हैं अपने, वो होते हैं अपने लॉन्ग डे प्लांट। विंटर टू समर ग्रो करते हैं तो वो अपने होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आप में गलत बता दिया सर, सॉरी, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, इसमें क्या होती है, इसमें जो डे होते हैं ना धीरे धीरे करके घटते चले जाते हैं। अभी मान लो 14 का है, फिर है 13 का, फिर है 12 का, फिर है 11 का, ठीक है। तो क्या है, इसमें डे लेंथ घटती चली जा रही है, इसलिए तो अपन इसको बोलेंगे शॉर्ट डे। और इसमें क्या होगी, डे लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अभी मान लो 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, तो अब इसकी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, और इसकी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है डे लेंथ। तो इसमें जो है क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे ही वही फ्लावर दे दे। अगर मान लो इसकी क्रिटिकल डे लेंथ है, मान लो इसकी क्रिटिकल डे लेंथ आ रही है 12 घंटे के आसपास, ठीक है, तो उससे कम में ही वो दे देगा, उससे उससे कम में ही वो अपना फ्लावर दे देगा। अब इसकी मान लो लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल जो डे लेंथ आ रही है वो आ रही है 13 घंटे की, तो वो इससे ज़्यादा लगेगा, इससे अपने को ज़्यादा लगेगा, वो लगभग लगभग 14 घंटे में अपना क्या कर देगा, फ्लावर दे देगा। इसका मतलब ये है फोटो पीरियोडिज्म का, वो कब फ्लावर देगा उस हिसाब से अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें अपने आते हैं डे न्यूट्रल, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। तो आप ये बताओ कि अपना शॉर्ट डे प्लांट की अगर डे लेंथ छोटी है तो उसकी नाइट लेंथ कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है, नाइट लेंथ कैसी होगी, बड़ी होगी। और उसकी लॉन्ग डे प्लांट की डे लेंथ बड़ी है तो उसकी इसकी नाइट लेंथ कितनी होगी, छोटी होगी, ठीक है। नाइट इसमें कम देर की होगी और इसमें ज़्यादा देर की होगी शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। आप एक बार इसको फिर से देखना तो आपको ढंग से समझ में आएगा लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में। इनको अपन कैसे देखते हैं, डे लेंथ से देखते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सुबह शाम से ही देखते हैं, डे और डे लेंथ से देखते हैं। ऐसे प्लांट जो उसमें कोई भी लाइट फाइट का असर ही ना पड़े तो उसको अपन बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। ये तो बात होगी अपनी किसकी, ये बात होगी अपनी फोटो पीरियोडिज्म की, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे,
तो देखो अपन चलते हैं अब ना बर्नलाइजेशन पे। तो बर्नलाइजेशन क्या होता है? इन सम प्लांट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेम्परेचर रोल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेम्परेचर रोल इन फ्लावरिंग, तो उसको अपन बोलते हैं बर्नलाइजेशन। देखो टेम्परेचर का रोल पूछा जाए तो उसमें आएगा बर्नलाइजेशन, लाइट का रोल पूछा जाए तो उसमें आएगा अपना फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो पीरियोडिज्म और फोटो रेस्पिरेशन अलग चीज है, तो उसको आप इससे कंपेयर ना करें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बर्नलाइजेशन। देखो बर्नलाइजेशन भी अपने इसमें कितने टाइप की फ्लावरिंग होती है? 3 टाइप की फ्लावरिंग होती है। पहली अपनी होगी एनुअल, दूसरी होगी अपनी बाइनियल, और तीसरी अपनी होगी पेरिनियल। देखो एनुअल का मतलब ये है कि अपना एक ही साल में उसमें फ्लावरिंग आ जाए, फ्रूट आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो उसको अपन बोलेंगे एनुअल। बाइनियल जिसमें कि उसको अपनी पूरी कंप्लीट साइकिल करने में 2 साल लगे। और पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब ये है कि उसको 2 से ज़्यादा लगे, तो उसको अपन बोलेंगे पेरिनियल, ठीक है। जो अपने बाइनियल के एग्जाम्पल हैं वो अपने हैं जो कैबेज वगैरह जो आते हैं ना, वो अपने किस में आते हैं? बाइनियल प्लांट में। मोनोकार्पिक जितने भी प्लांट होते हैं वो अपने किस में आते हैं? बाइनियल में। कैबेज है, कैरेट है, और क्या है? शुगर बीट है, ठीक है। ये क्या है? अपने शुगर बीट है, और सबसे कॉमनली यही पाए जाते हैं अपने किसमें? बर्नलाइजेशन में सबसे कॉमनली यही पाए जाते हैं बाइनियल प्लांट। इसके एग्जांपल है शुगर बीट, कैबेज और कैरेट, ठीक है। शुगर बीट, कैबेज और क्या नाम है? कैरेट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। और एनुअल में अपने आएंगे, एनुअल में आएंगे अपने बीट और बार्ले, ठीक है। एनुअल में अपने आएंगे बीट और बार्ले। एनुअल में कौन से आएंगे अपने? बीट और बार्ले, ठीक है। एनुअल में क्या आते हैं अपने? बीट और बार्ले। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक जो है अपना सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी का मतलब है इनएबिलिटी द सीड टू बी जर्मिनेट, ठीक है। अपना सीड जर्मिनेट ना कर पाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। सीड डोरमेंसी जो है अपने एक्सट्रेंसिक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर पे भी बेस्ड है और इंटरनल फैक्टर पे भी बेस्ड है। अगर अपनी इनफेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ इनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब अपनी सीड डोरमेंसी दिखाएगा, ठीक है। या तो अपनी इंट्रेंसिक में क्या आएगी? फेवरेबल कंडीशन आ गई, या फिर अपना सीड कोड बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, या फिर अपना एम्ब्रियो ढंग से डेवलप नहीं है, या फिर कोई केमिकल की वजह से उसमें सीड डोरमेंसी आ गई है, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? उसमें सीड डोरमेंसी हो जाएगी। सीड डोरमेंसी का मतलब है कि अपना सीड जो है जर्मिनेट ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, तो उसको अपन बोलते हैं सीड डोरमेंसी। और अपन बात करें अगर इसको मैन मेड तरीके से हटानी होगी, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से हटानी होगी, तो कैसे हटाएंगे? तो आर्टिफिशियल तरीके से हटानी होती है तो अपन इसमें नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सीड कोट को ही काट देते हैं, या फिर उसको जो सीड्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं? अच्छी तरीके से सैंड पेपर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रेगमाल, ठीक है, रेगमाल बोलते हैं, उससे अपन घिसेंगे तो उससे जो है सीड कोड हट जाती है। या फिर उनको बिगरसली शेक करेंगे, ठीक है, उनको बिगरसली क्या करेंगे? शेक करेंगे, तो उससे भी अपनी क्या होगी? सीड डोरमेंसी ब्रेक होती है। और अपन बात करें अगर केमिकल का इस्तेमाल करें तो अपना आएगा इसमें जीए, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट। इनकी मदद से भी अपन क्या कर सकते हैं? इनकी सीड डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मदद से भी अपन क्या कर सकते हैं? इनकी सीड डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में खाली इतना ही। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सीड डोरमेंसी तक ही बता रहा हूँ। इसके बाद अपन बात करेंगे सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, ठीक है। वो वाली वीडियो आप जरूर देखें और ये वाली वीडियो दोनों देखें, ठीक है। उस वाली वीडियो में मैं आपको खुल के बता दूं जो उसमें सवाल आते हैं वो लगभग लगभग अब तक 2013 से अपन बात करें 2022 तक की, तो उससे लगभग लगभग 18 से 19 सवाल आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कितने सवाल आ चुके हैं सिर्फ प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में से, सिर्फ प्लांट हार्मोन्स वाले टॉपिक में से। तो आप देख सकते हो कितने सवाल आ चुके हैं, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको भी ध्यान से देखें, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो कि कॉमन है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक बार उसको दूसरी बार देखना, ठीक है। जब मैं आपका रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तब उसको एक बार फिर से देखना, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।